नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और अब नीतीश बनेंगे डेप्यूटी पीएम। जी हां, दरअसल ये सवाल इसलिए है कि क्या सच में ऐसा होने जा रहा है। ये मांग उठी है। कभी देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वाले नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग। और दिलचस्प यह है कि आवाज जेडीयू की तरफ से नहीं बल्कि बीजेपी के भीतर से आई है। जाहिर है ये बयान क्या सामने आया, जेडीयू डैमेज कंट्रोल में जुट गई। तुरंत इस बयान को खारिज करते हुए व्यक्तिगत बयान बताने के साथ साथ ये याद दिलाने में देर नहीं की जेडीयू ने कि अमित शाह ने 2025 का बिहार चुनाव नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ने की बात कही थी। अब दरअसल ये असहजता इसलिए भी है क्योंकि बिहार में विपक्ष लगातार नीतीश कुमार को बीजेपी का मोहरा कहता रहा है और तेजस्वी यादव तो खुल्लम खुल्ला ये कहते हैं कि बीजेपी जेडीयू को खत्म करना चाहती है। इस आग में घी का काम किया पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार में बीजेपी के कद्दावर नेता अश्विनी चौबे के बयान ने। तो क्यों अश्विनी चौबे चाहते हैं कि नीतीश कुमार आप देश के उप प्रधानमंत्री बने? क्या वाकई ये अश्विनी चौबे की निजी ख्वाहिश है या किसी हिडन एजेंडे के तहत दिया गया बयान? देखिए, क्या वाकई नीतीश बनेंगे डेप्यूटी पीएम? नीतीश भाई नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम में उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान हो जाए तो एक बड़ी कृपा होगी। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। बिहार में ये राम लक्ष्मण की जोड़ी। एनडीए गठबंधन जो जदयू के साथ हुआ था, यही मंशा से हुआ था कि उनको समय के पहले रिटायर करें। वो विशुद्ध रूप से उनको रिटायरमेंट को भेजने की तैयारी है। प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी की राजनीतिक जोड़ी ने विपक्ष को राजनीतिक रूप से लकवाग्रस्त घोषित करा दिया। उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए तो बिहार का भी धन्य होगा। बीजेपी के कद्दावर और फायर ब्रांड नेता अश्विनी चौबे के एक बयान ने बिहार के सियासत में हलचल मचा दी। बयान जिसे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने निजी बताया है, लेकिन चौबे के उसी बयान से बिहार में सियासी पारा बढ़ने लगा है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रिटायरमेंट का प्लान तैयार कर लिया है? नीतीश कुमार के समय से पहले रिटायरमेंट की अटकलें क्यों लगाई जाने लगी? उससे पहले आपको अश्विनी चौबे का वो बयान सुनना चाहिए जिसमें वो कहते हैं कि नीतीश कुमार को अब उप प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। इसके पीछे उन्होंने दलील भी दी कि ऐसा क्यों होना चाहिए। बिहार में ये राम लक्ष्मण की जोड़ी, हमारे नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री 20 साल से मुख्यमंत्री है, मामूली बात नहीं है। उनके लिए मुख्यमंत्री अब कोई बड़ी चीज नहीं, वो एक हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री से उनका ओहदा बड़ा हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि अब बिहार की इच्छा है कि हमारे नीतीश भाई देश के उस ऊंचाई को जहां से पूरे देश की मंत्रणा होगी, एनडीए के कन्वीनर बने, नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम में उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान हो जाए तो एक बड़ी कृपा होगी। तो बिहार के लिए सुनहरा अवसर होगा। अश्विनी चौबे दावा करते हैं कि नीतीश कुमार अगर डिप्टी पीएम बनेंगे तो बिहार का केंद्र की सत्ता में नेतृत्व बढ़ेगा। इससे न सिर्फ नीतीश का कद बड़ा होगा बल्कि बिहार और बिहार की जनता का भला भी होगा। जहां नीतीश कुमार जी एनडीए के पूरे देश के नरेंद्र मोदी के साथ कंधे कंधे मिला करके संयोजक की भूमिका में रहे और उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए तो बिहार का भी धन्य होगा। दूसरा उप प्रधानमंत्री हमें जगजीवन राम के बाद मिलेगा। ये हमारी इच्छा है, ये व्यक्तिगत रूप से इच्छा है। नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी की तरफ से ऐसे बयान की टाइमिंग बड़े मायने रखती, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव में भी ज्यादा समय नहीं बचा है। इसी वर्ष अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने की अटकलें, जिसकी तैयारी में बीजेपी, जेडीयू और कांग्रेस और आरजेडी जैसे तमाम दल जुट गए। अश्विनी चौबे कहते हैं कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का विचार उनका निजी है, लेकिन विपक्षी दल दावा करते हैं कि इसके पीछे बीजेपी का प्लान है।
प्लान जिसमें नीतीश कुमार को समय से पहले रिटायर करने की तैयारी है। ये बताइए, बीजेपी का एक बयान आया है, वरिष्ठ नेता है अश्विनी चौबे, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बना देना चाहिए और एनडीए का कन्वेनर बना देना चाहिए। देखिए, भाजपा जिनका भी आप नाम ले रहे हैं वो भाजपा के बड़े चेहरे हैं और वो कब क्या बोलेंगे उनकी कोई हम लोग उनकी उत्तर को बहुत ज्यादा तवज्जो देना हम उचित नहीं समझते। गठबंधन जो एनडीए गठबंधन जो जदयू के साथ हुआ था, यही मंशा से हुआ था कि उनको समय के पहले रिटायर करें। तो ये जो आप वक्तव्य बोल रहे हैं वो विशुद्ध रूप से उनको रिटायरमेंट को भेजने की तैयारी है। नीतीश के रिटायरमेंट का प्लान तैयार हो गया। इस तरह के सवाल अब बिहार के सियासी गलियारों में पूछे जाने लगे और इसे एक बार फिर बीजेपी नेता ने ही हवा दी। वैसे नीतीश के रिटायरमेंट प्लान की भूमिका पिछले कुछ समय से बनाई जा रही। 25 दिसंबर 2024 पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती थी। इस समारोह में बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। यहां उन्होंने एक बयान दिया था जिसने सियासी पारा बढ़ा दिया था। मिशन पूरा नहीं हुआ है, मिशन अधूरा है। भाजपा की अपनी सरकार हो तभी सर्वे अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। डिप्टी सीएम का यह बयान 25 दिसंबर 2024 का है, जिसमें वो बिहार में बीजेपी सरकार बनने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अटल जी को सर्वोच्च श्रद्धांजलि तभी होगी जब बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। डिप्टी सीएम ने अपने इस बयान को लेकर बाद में सफाई भी दी थी और बयान से पलटते हुए कहा था कि नीतीश कुमार तो अटल जी के सबसे बड़े चहेते रहे। लेकिन विजय सिन्हा के बयान से संदेश यही गया कि बीजेपी को 2025 के चुनावी नतीजों का इंतजार है, जिसमें अगर बहुमत मिलता है तो बिहार में सियासी समीकरण बदल सकते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब बीजेपी नेताओं की तरफ से नीतीश कुमार को लेकर बयानबाजी की गई और इसे नीतीश कुमार के रिटायरमेंट से जोड़ दिया गया। कुछ समय पहले ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भारत रत्न देने की मांग की थी। तब भी सवाल उठे थे कि क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को भारत रत्न देकर ससम्मान उनकी विदाई करना चाहती है। बीजेपी को डर है कि अगर नीतीश कुमार को यूं ही मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया तो जनता में उनके प्रति जो सिंपैथी पैदा होगी उससे बीजेपी को बहुत नुकसान हो जाएगा। ताजा घटनाक्रम को लेकर अब विपक्षी नेताओं का दावा है कि बीजेपी उसी प्लान पर काम कर रही है जिसके तहत उसे सहयोगी पार्टी को कमजोर करना होता है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों और विपक्षी नेताओं का मानना है कि बीजेपी नीतीश को धीरे धीरे हाशिए पर लाने की तैयारी कर सकती, खासकर अगर वो 2025 में अपने दम पर या बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने की स्थिति में आती है। दो तरह के शक्तियां काम करती है। एक है कि सामने से लड़ के करो, ठीक है, यदि राजनीतिक पार्टी है तो वो सामने से भी प्रतिद्वंद्विता कर करके अपना जो है राजनीति करती है, और एक वो होता है कि साथ में रह के कमजोर कर के राजनीति करना है। बीजेपी यहाँ मजबूत है नहीं, गठबंधन है, कई दल है उनके साथ, तो उनको कमजोर कैसे करेंगे साथ रह। तो ये जो दोनों रास्ते से बीजेपी काम कर रही है, और वो रास्ते पर आते आते देखिएगा कि जिस समय चुनाव आएगी उस समय देखिएगा कि इनकी क्या घोषणा होने वाली है। अब उनकी ना कोई नीति रही ना सिद्धांत रहा। क्षेत्रीय दलों के समाप्त करने की जो मंशा मोदी जी की सरकार की है उसमें वो कामयाब हो रही है। सारे क्षेत्रीय दल जो सहयोगी हैं वो समझ कर भी ना समझ बने हुए हैं। आने वाले दिनों में उनको इसका खामियाजा भुगतना होगा। हाल के कुछ घटनाक्रम पर गौर करें तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि बीजेपी नीतीश कुमार के रिटायरमेंट पर वाकई काम कर रही, जिसमें बार बार यह दावा किया जाता है कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, लेकिन मुख्यमंत्री पद का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, इस पर अब तक खुलकर स्थिति साफ नहीं। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कल सार्वजनिक रूप से यह कहा
कि 2025 का जो चुनाव है वह माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी की राजनीतिक जोड़ी ने विपक्ष को राजनीतिक रूप से लकवाग्रस्त घोषित करा दिया। अश्विनी चौबे जी ने अपनी बात को कहा है, लेकिन बिहार के लोगों को नीतीश कुमार जी का नेतृत्व पसंद है और नीतीश जी के चेहरे पर बिहार के लोग भरोसा करते हैं, मुहर लगाते हैं। इतने वर्षों तक आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों की सेवा की है, बिहार का कायाकल्प किया है, हर क्षेत्र में विकास किया है। हमारे न्याय के साथ विकास के एजेंडे को बिहार के लोग खूब पसंद करते हैं। बिहार के राजनीति को करीब से जानने वाले मानते हैं कि बीजेपी मौजूदा समय में नीतीश कुमार को भले ही साथ लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन 2025 के चुनावी परिणाम इस जोड़ी का भविष्य तय करेंगे। अगर बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल करने में कामयाब हुई तो महाराष्ट्र जैसी स्थिति बन सकती है, जिसमें एकनाथ शिंदे की जगह बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया। पटना से अमिताभ ओझा के साथ सौरभ कुमार, न्यूज़ 24। वैसे बीते कुछ समय में बीजेपी नेताओं की तरफ से जिस तरह की बयानबाजी नीतीश कुमार को लेकर की गई है, उससे यही अंदेशा मिलता है कि नीतीश कुमार के रिटायरमेंट प्लान पर काम चल रहा है। लेकिन नीतीश को सीधा सीधा किनारे करने से भी बचा जा रहा है ताकि वोट बैंक पर असर ना पड़े, क्योंकि बिहार में बीजेपी के लिए चुनौतियां अब भी कम नहीं है। ये चुनौतियां किस प्रकार की है? देखिए, पहला तो गठबंधन में तनाव और नीतीश का नेतृत्व। बिहार में बीजेपी की बड़ी ताकत जेडीयू है, लेकिन दोनों का रिश्ता चुनौतियों से भरा है। इसकी वजह नीतीश कुमार का स्वास्थ्य है। नीतीश का बार बार पाला बदलना भी, इससे विश्वास का संकट पैदा हुआ है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री चेहरा तय करने की भी दुविधा। बीजेपी बिहार में ज्यादा सीटें लेकर आई, बावजूद इसके सीएम नीतीश को बनाना पड़ा। अब पार्टी अपने नेतृत्व को आगे लाने की कोशिश में है, लेकिन बीजेपी के पास बिहार में ऐसा कोई मजबूत चेहरा नजर नहीं आता। उम्मीदें भी जो थी वो भी कम से कम पूर्ण होती नजर नहीं आती। जातिगत समीकरणों का दबाव नीतीश कुमार ने जो ईबीसी है और महादलित है उनको अपने पक्ष में किया है, जो बीजेपी के लिए भी जरूरी है, और ये नीतीश पर बीजेपी की निर्भरता को और ज्यादा बढ़ा देता है। इसके अलावा विपक्ष क्योंकि मजबूत है, बिहार में विपक्ष का मजबूत होना एक फैक्टर है। तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें बिहार में 17 से घटकर 12 हो गई। इसके अलावा वक्फ संशोधन बिल, इसका भी असर देखने को मिल सकता है। यह भी एक चुनौती के रूप में है। नीतीश ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया और इससे बिहार के मुस्लिम समुदाय में नाराजगी बढ़ी, जिसकी आबादी करीब करीब 17 से 18% है। और यही वजह है कि बीजेपी नीतीश को रिटायर करना चाहती है, तो सम्मान के साथ, ताकि जेडीयू का वोट बैंक एनडीए से दूर ना हो। हालांकि मुश्किलें आरजेडी के लिए भी कम नहीं, और इसमें कुछ हद तक इजाफा पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने किया है। वजह यह है कि कांग्रेस के 2 दिन के अधिवेशन में पप्पू यादव शामिल भी हुए और इसके बाद इशारों ही इशारों में ऐसा बयान दे दिया जिसने आरजेडी के लिए मुश्किल खड़ी करने का एक तरीके से काम किया है। इस महागठबंधन को लेकर खासतौर पर देखिए। कांग्रेस हमेशा ह्यूमिलिएट होते रही है, और जब ह्यूमिलिएशन होगा आगे कितना विश्वास करके चला जा सकता है, ये तो नेतृत्व तय करे। पप्पू जी को हम लोग सीरियसली एक तो लेते नहीं है। अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन ने जैसे बिहार में सियासी समीकरण बदल दिए, और इसकी वजह बने हैं पप्पू यादव। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे। कांग्रेस में शामिल होने के लिए पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी ही कांग्रेस में मिला ली, लेकिन उन्हें तब कांग्रेस का साथ नहीं मिला। लेकिन अब अहमदाबाद के अधिवेशन में पप्पू यादव शामिल हुए, और इसके बाद उन्होंने जो बयान दिया उसने आरजेडी के लिए नई मुश्किलें पैदा कर दी। कांग्रेस एसटी, एससी, ईबीसी, ओबीसी की बात लगातार हमारे नेता आरक्षण की बात, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। कांग्रेस वर्कर की पीड़ा हमेशा ह्यूमिलिएशन की रही है, अपमानित करने की रही है। आरजेडी 70 सीट में 35 सीट जो कभी आरजेडी ने जीती वो सीट दिया गया। कांग्रेस हमेशा ह्यूमिलिएट होते रही है। आज भी कांग्रेस 7 सीट पर लड़के 4 एमपी है हमको लगा के, और वो टोटल सीट पे लड़के 4 एमपी है। आज भी
स्ट्राइक रेट कांग्रेस का ऊपर है। तो आप लोग सफोकेटेड फील कर रहे हैं? आपको लगता है नहीं, कांग्रेस आरजेडी के नहीं, साथ हम गठबंधन नहीं में नहीं सफोकेशन नहीं फील नहीं, करती है? मैं नहीं फील करता, लेकिन वर्कर को कहीं न कहीं ह्यूमिलिएशन होता है। सफोकेशन नहीं है, ह्यूमिलिएशन जरूर है। ह्यूमिलिएशन भी होता है, और जब ह्यूमिलिएशन होगा तो निश्चित रूप से आगे कितना विश्वास करके चला जा सकता है ये तो नेतृत्व तय करे, लेकिन बिहार के वर्कर के बीच संशय बनी रहती है। पप्पू यादव के इसी बयान ने बिहार में सियासी हलचल बढ़ा दी। पप्पू यादव ने सीधे सीधे आरजेडी पर निशाना साधा। दूसरी तरफ बिहार में कांग्रेस पूरी तरह से सक्रिय हो गई। इसी साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है। 3 महीने में राहुल ने बिहार के 3 दौरे किए। कांग्रेस ने दलित चेहरों को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। पलायन रोको, नौकरी दो पदयात्रा निकाली। अधिवेशन में सांसद पप्पू यादव को बुलाया। अधिवेशन में शामिल होने के बाद उत्साहित सांसद पप्पू यादव ने आरजेडी पर ही सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की तमाम कोशिशों के बावजूद तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में डेरा डाल लिया और पप्पू यादव के खिलाफ प्रचार किया था। पप्पू यादव कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे, किस नाते वो कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए? देखिए, कांग्रेस के विचारधारा में जो विश्वास रखने वाले लोग हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं। उसके लिए तो क्राइटेरिया नहीं है कि हम तो ये माना जाए कि अब वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, कांग्रेस के सांसद हैं पप्पू यादव। जो आपका सवाल है, मैं उसी सवाल का उत्तर दे पाऊंगा कि कांग्रेस की विचारधारा, जो आइडियोलॉजी जिसको अच्छा लगेगा वो कोई भी जा सकता है। उन्हें बुलाया गया था कांग्रेस की तरफ से, तो ये शामिल हुए हैं तो ये अच्छी बात है। कोई भी शामिल हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, वो भी है। और चूंकि जो आइडियोलॉजी से जुड़ जाते हैं तो उनके लिए तो कोई बंधन रह नहीं जाता।